हमारे चैनल में खुश आमदीद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बारिश का जोर टूट चुका था, मगर फिर भी बाहर अभी तक बारिश की वजह से अंधेरा सा फैला हुआ था। वो किचन में खड़ी अपनी ही सोचों में मदगम थी। जिंदगी उसके लिए इस कदर अजीब तरह के मोड़ लेकर आई थी कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। गो कि जो भी फैसला हुआ था वो बड़ों का था, लेकिन फिर भी उसे ज़माने की नज़रों की बहुत फिक्र थी। सबने कितने सवालात उठाए थे और आज मोहल्ले की एक औरत आई थी और उसने भी क्या नहीं कहा था। अब तो दूध भी उबल उबल कर चूल्हे पर गिर रहा था, लेकिन उसकी सोचों का इर्तिकाज़ फिर भी नहीं टूटा। तभी गाड़ी की आवाज़ आई और जावेद घर में दाखिल हुआ। उसने घर में अंधेरे को महसूस करते हुए ताज्जुब से उसे एक दो आवाज़ें दी, मगर वो पता नहीं अपनी ही सोचों में गुम कहाँ पहुंची हुई थी कि उसके कानों तक जावेद की आवाज़ पहुंच ही न सकी। इंसान कभी कभी अपनी ही सोचों में किसी और दुनिया में निकला होता है, और उसका हाल भी कुछ फिलहाल ऐसा ही हो रहा था। सनोबर, वो पुकारता हुआ किचन में दाखिल हुआ, क्योंकि किचन की जलती हुई बत्ती से उसे अंदाज़ा हो गया था कि वो इस वक्त यहाँ पर ही होगी। जावेद उसको दरवाजे में रुककर कई साने देखते रहा कि शायद वो इसको और उसकी मौजूदगी को महसूस कर लेगी, लेकिन वो तो आवाज़ें नहीं सुन पा रही थी, तो महसूस क्या करती। वैसे भी उसका अब महसूसात से कोई ताल्लुक नहीं रहा था। छोटे छोटे कदम उठाता हुआ वो उसकी तरफ आ रहा था। नजरें उसकी चूल्हे से उबलते हुए दूध पर थी। उसने चूल्हा बंद किया तो सनोबर ने चौंकते हुए उसे देखा और ना चाह कर भी नजरें चुरा ली। कब तक किसी शराब के पीछे भागोगी, वो सख्ती से कहते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर देख रहा था, जबकि सनोबर के अंदर उसे नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं रही थी। मैं तुमसे बात कर रहा हूं, तुम्हारे मुंह में कोई जबान है या नहीं? जावेद की जबान में ना चाह कर भी सख्ती घुली थी, क्योंकि ये कोई एक दो रोज की बात नहीं थी, बल्कि उनकी शादी को 7 महीने हो गए थे। लेकिन सनोबर की चुप नहीं टूटी थी। अब भी उसको जवाब देने के बजाय वो नजरें चुरा कर रह गई। अम्मा और भाई कहाँ पर हैं? जावेद ने कूलर से पानी ग्लास में डालते हुए एक नज़र उसे देखकर पूछा। पता नहीं, उसने हमेशा की तरह लाइल्मी का इजहार करते हुए ना चाहकर भी जावेद को आज शदीद गुस्सा दिला दिया। गिलास को गुस्से से वो शेल्फ पर पटक कर तेजी से उसकी तरफ आया और उसको दोनों कंधों से थाम कर अपनी खून आशाम आंखों को उसकी सहमी हुई और बेतासुर आंखों में डाला। तुम्हें इस दुनिया में किसी चीज की खबर है भी या नहीं? मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। दांतों को कचकचाकर उसने जैसे बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से को दमाया था, तो वो एक बार फिर से नजरें चुरा गई और वो थके हारे इंसान की तरह कमरे में चला गया। कमरे में आकर उसने अपनी बहन का नंबर मिलाया। मैंने बस आपकी वजह से इस औरत से निकाह किया था। अब मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि उसके नज़दीक मेरी मौजूदगी या गैर मौजूदगी की कोई अहमियत नहीं है, और अपनी मौजूदगी की फरामोशी को मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। वो गुस्से से चिल्लाते हुए कह रहा था तो जाहिदा को काफ़ी परेशानी हुई। उसने जल्दी से चूल्हा आहिस्ता किया और किचन से बाहर निकल आई। क्या हो गया जावेद? उनको इसके यूं बरहम होने की वजह समझ में नहीं आई थी। वो तो बहुत सब्र तहम्मुल वाला लड़का था। घर वालों की मान कर उसने सनोबर से निकाह कर लिया था और उसको निभाने की भरपूर कोशिश की थी, मगर अब वो वाकई में हार रहा था। कुछ नहीं हुआ, आप लोगों का किया गया एहसान चुकाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने आप लोगों की वजह से उससे निकाह किया था। मुझे फोर्स करने वाली आप और अम्मा थी, और आप लोगों की वजह से मुझे लग रहा है कि मैंने जज्बात में आकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली है, क्योंकि उस औरत को मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं। ना वो कोई फ़र्ज़ निभाती है, ना उसे हुकूक की परवाह है, ना उसे घर की जिम्मेदारी का एहसास है।
उसके नज़दीक मेरा होना या ना होना एक बराबर है। जावेद के लहजे का दुख उसकी बहन के कलेजे पर जा लगा, क्योंकि उन्होंने ही बड़े भाई की बेवा से छोटे भाई का निकाह करके शायद जज्बात में आकर गलती कर दी थी। ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें उसे थोड़ा सा वक्त देना चाहिए, क्योंकि वो बहुत बड़े हादसे से गुजरी है। अपनी तरफ से इस बात को हकीकत मानकर उसने फिर भी भाभी की तरफदारी की और ना चाहकर भी कमज़ोर अंदाज में दलील दी। आपके ख्याल में 7 महीने कम अरसा है? मुझे सबसे बुरी बात ये लगती है कि वो मेरी ज़ात की ही नफ़ी करती है, और आप जानती हैं कि मैं कितना अनापरस्त हूँ। मैं अपनी ज़ात की मनफियत को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो गुस्से से कह रहा था और उसकी बहन ने वाकई में अपना सर थाम लिया कि पता नहीं क्या सोचकर उन्होंने छोटे भाई को इस मुसीबत में डाल दिया था। अभी उनको इल्म नहीं था कि घर वालों ने असल में उसके साथ कौन सा खेल खेला था। अगर उसे इल्म हो जाता तो शायद ज़िंदगी में दोबारा कभी किसी दूसरे इंसान पर यकीन नहीं कर सकता था कि उसके सगे वालिदैन और बहन भाइयों ने ही उसे किस कदर अंधेरे में रखा था और ये शादी क्यों करवाई गई थी। अगर उसे इल्म हो जाता तो वो जीते जी मर जाता। बहन को भी शदीद मलाल हो रहा था कि उन्होंने छोटे भाई की जिंदगी को बर्बाद कर दिया था। तभी उसकी चाय लेकर सनोबर कमरे में आई, क्योंकि वो दफ्तर से आने के फौरन बाद चाय पीने का आदी था। मैं आपसे बाद में बात करूंगा बाजी। एक नज़र अपनी उस लापरवाही बीवी पर डालकर उसने बहन को अलविदाई कलमात कहकर कॉल काट दी। वो चाय रखकर वहां से पलटकर जाने ही लगी थी कि जावेद ने फुर्ती से उसका हाथ थाम लिया और हल्का सा झटका देकर बेड पर अपने पास गिरा लिया। वो उससे खुमार आलूद निगाहों से देख रहा था और वो इसे सहमी हुई नज़रों से देख रही थी। उसके चेहरे पर बाल बिखरे हुए थे जो जावेद ने अपने हाथों से पीछे किए। ये क्या कर रहे हैं आप? खौफजदा से लहजे में उसे देखते हुए अजब अहमकाना सवाल किया। मुझे लगता है कि तुम्हें वक्त देकर मैंने गलत किया है, वो मुस्कुराकर नरमी से कह रहा था। उसे करीब से देखकर जो गुस्सा उसकी ज़ात पर आया हुआ था वो सारा ख़त्म हो गया था। मेरी बात सुने, मुझे आपको एक सच बताना है। उसने हिम्मत करके आखिर इसको इतना बड़ा सच बताने के बारे में सोच ही लिया था और उसके अंजाम के बारे में भी तसव्वुर नहीं किया था। हालांकि वो दिल ही दिल में अब उसे मोहब्बत करने लगी थी, क्योंकि उसने आज तक जावेद जितना अच्छा इंसान नहीं देखा था। लेकिन फिलहाल मैं कोई भी सच नहीं जानना चाहता, उसने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा, क्योंकि बीवी की खूबसूरती और कुर्बत का नशा सर चढ़कर बोल रहा था। लेकिन मुझे आपको सच बताना है और वो बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ आप मेरी बात सुन लें, क्योंकि मेरी बात सुनने के बाद आपको मेरे वजूद से नफ़रत हो जाएगी और आप मुझे छूना तो दूर देखना भी नहीं चाहेंगे। मैं नहीं चाहती कि ये सच कोई और आपको बताए और आप मेरी ज़ात को दोबारा धुतकार दें। तो बेहतर है कि मैं उसको खुद ही आपके कानों तक पहुंचा दूं। उसके लहजे में गुजारिश नहीं थी, मगर कुछ ऐसा था कि वो चौंक कर उसे देखने लगा, क्योंकि जब से इनकी शादी हुई थी ये पहली बार थी कि सनोबर इतना बोली थी। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था कि जावेद ने बेसाख्ता उसे देखा। हाँ बोलो, तुम्हें कौन सा सच है जो मुझे बताना है? अब्रू ऊपर को उठाकर उसने सनोबर की जानिब देखा और उसे इजाज़त दी। लेकिन उसे क्या इल्म था कि जो सच्चाई खुलने वाली है उसके बाद उसे इस दुनिया से नफरत हो जाएगी। किसी रिश्ते पर मान या यकीन नहीं रहेगा। 2 साल कबल। ज़ुबैर, मैंने तुम्हारे लिए इतनी खूबसूरत लड़की पसंद की है कि तुम उसे देखोगे और देखते ही रह जाओगे। बिल्किस खातून ने अपने बेटे की जानिब देखा और गोया उसे लालच दिया। अम्मा, आप अच्छी तरह जानती हैं कि मुझे शादी में कोई दिलचस्पी नहीं रही। इससे बेहतर है कि आइंदा इस मौजू पर कोई बात आप मुझसे मत कीजिएगा, वरना मैं आपके साथ बैठना छोड़ दूंगा।
غصے سے کہہ کر پیر پٹکتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ اماں پیچھے ہک دک سی بیٹھی رہ گئی۔ جاوید جو اپنے کمرے سے نکل رہا تھا وہ ان دونوں کی یہ گفتگو سن چکا تھا، اسی لیے تعصب سے سر ہلاتا ہوا اماں کی طرف آیا۔ اماں، جب آپ کو اچھی طرح اس بات کا علم ہے کہ بھائی اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتے اور اس کا تذکرہ چھڑتے ہی ان کا موڈ خراب ہو جاتا ہے، تو آپ کیوں یہ بات کرتی ہیں؟ جاوید نے کھانا پلیٹ میں نکالتے ہوئے ان کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر کہا۔ وہ ماں کا درد نہیں سمجھ سکتا تھا، بس یہی چاہتا تھا کہ جو موضوع کسی کو برا لگے تو اس پر بات نہ کی جائے تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ میں جانتی ہوں کہ اسے یہ بات نہیں کرنی، لیکن وہ میرا بیٹا ہے اور میں اس کو اپنی زندگی یوں مزید برباد کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ اماں کے چہرے پر بہت زیادہ پریشانی تھی۔ اماں، آپ کو معلوم ہے کہ وہ شمسا کو پسند کرتا تھا اور ماموں لوگوں نے رشتہ نہیں دیا، تو اسی وجہ سے وہ بہت زیادہ ڈس ہارٹ ہو چکے ہیں۔ انہوں نے شمسا کو پانے کے لیے بہت محنت بھی کی تھی اور اپنے کاروبار کو کہاں سے کہاں پہنچایا، صرف اس لیے کہ اس کو پا سکیں گے، لیکن جب نہیں ملی تو ان کا ٹوٹنا بنتا ہے۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ شمسا کے لیے وہ کس قدر دیوانے تھے، تو آپ خود ہی سوچ لیں کہ جب تک وہ خود اس اذیت سے باہر نہیں نکل آتے کوئی ان کو نکال نہیں سکتا، تو بہتر ہے کہ آپ ان کی شادی کا تصور دل سے نکال دیں، کیونکہ جو بھی لڑکی یہاں پر آئے گی وہ اس کو خوش نہیں رکھ سکیں گے، تو بہتر ہے کہ ان کے ساتھ ساتھ کسی اور لڑکی کی زندگی کو بھی خراب نہ کیا جائے۔ جاوید نے اپنی طرف سے سمجھداری کی بات کی، مگر اماں کا دل ہی دہل گیا۔ کیا فضول باتیں کر رہے ہو بیٹا؟ اللہ نہ کرے کہ وہ خوش نہ رہ سکے۔ دیکھنا، جیسے ہی کوئی لڑکی اس کی زندگی میں آئے گی اور اس کے سر پر ذمہ داری پڑے گی تو اسے اس خول سے باہر آنا پڑے گا، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ انہوں نے جیسے یقین سے کہا تھا، جبکہ جاوید نے کندھے اچکا لیے، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ یہ عورتوں کا ڈپارٹمنٹ تھا، یہاں پر اس کا کوئی مشورہ کام نہیں آنے والا تھا۔ چلیں، جیسے آپ کو مناسب لگتا ہے آپ کر لیں، باجی کو بھی کال کر کے مشورہ کر لیں، لیکن پریشان مت ہوں، یقیناً اس کا کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا۔ ماں کا اترا چہرہ دیکھتے ہوئے اس نے تسلی دی۔ ہاں، میں نے اسے اسی لیے آج یہاں بلایا ہے۔ تم ایسا کرنا کہ مجھے چاول اور چکن لا دینا تاکہ میں بریانی بنا لوں، کیونکہ تمہاری بہن کو بہت پسند ہے۔ بیٹی کا ذکر آتے ہی ان کے چہرے پر محبت کے رنگ بکھرنے لگے تھے۔ کیا آپ اپنی بہوؤں سے بھی اتنی ہی محبت کریں گی؟ جاوید نے شرارتی موڈ بناتے ہوئے ان کا دھیان بٹانا چاہا، اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو گیا تھا، کیونکہ بیٹوں کی شادی اماں کا پسندیدہ ترین موضوع تھا جس پر وہ گھنٹوں بات کر سکتی تھیں۔ بالکل، وہ بھی میری بیٹیاں ہی ہوں گی، اور میں ان کے بھی ناز نخرے ایسے ہی اٹھاؤں گی جیسے میں تم لوگوں کے اٹھاتی ہوں۔ انہوں نے محبت سے ذکر کیا۔ واہ واہ، یعنی جو لڑکیاں اس گھر میں آئیں گی تو بڑی خوش قسمت ہوں گی کہ ان کو اتنی اچھی ساس ملے گی۔ اس نے ماں کو محبت سے دیکھتے ہوئے کہا تو بے ساختہ شرما گئی۔ پھر کسی نہ کسی طرح اماں اور باجی نے زبیر کو شادی کے لیے منا کر ہی دم لیا تھا، اور اس نے ان سے کہا تھا کہ وہ اس شادی کو نبھانے کا کوئی وعدہ نہیں کرتا، اور اس لڑکی کے ذہن میں بھی کسی قسم کی کوئی توقعات مت ڈالیے گا۔ شادی میں صرف اور صرف آپ لوگوں کی خاطر کر رہا ہوں۔ اماں اور باجی کے لیے یہی کافی تھا کہ وہ شادی کے لیے تیار ہو گیا ہے، لیکن آپ لوگ آنے والی لڑکی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں اماں۔ وہ بیچاری اس گھر میں آنکھوں میں ہزاروں سپنے سجا کر آئے گی، اور آپ لوگ اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو پتا ہے بھائی شادی کے لیے راضی نہیں ہے، اور وہ اس کو کبھی قبول نہیں کریں گے، اس لیے پلیز زبردستی ان کی شادی کروا کر کسی لڑکی کی زندگی تو خراب نہ کریں۔ جاوید کو جب علم ہوا تو اسے یہ بات بالکل اچھی نہیں لگی تھی کہ کسی کی زندگی اس طرح خراب کر دی جائے۔ بیٹا، وہ یہ لڑکی یتیم اور مسکین ہے، اس کا اور کوئی بھی نہیں ہے، اور اس کے چچا اور چچی اس پر ظلم کرتے ہیں
और एक बूढ़े आदमी से उसकी शादी करवाना चाह रहे थे। तो क्या ये बेहतर नहीं कि जुबैर की उससे शादी कर दी जाए? थोड़ा वक्त लगेगा मगर वो उसे कबूल कर लेगा। अम्मा के दिल में दुनिया जहान का दर्द समाया हुआ था। सनोबर उनकी सहेली की बेटी थी और वो किसी तौर पर भी अपनी सहेली, और वो भी बचपन की सहेली की बेटी के साथ ज्यादती नहीं होने देना चाहती थी। इसीलिए उन्होंने ये फैसला कर लिया था। लेकिन आप उसकी शादी किसी और के साथ भी तो करवा सकती हैं। आप किसी रिश्ते वाली से कहकर अच्छी जगह शादी करवा दें। जावेद को फिर भी ये मुनासिब नहीं लग रहा था, तो उसने अपना मशवरा दिया। बेटा, आजकल के लोग बिल्कुल भी काबिले भरोसा नहीं हैं, और यहाँ पर आएगी तो कम से कम हम लोग तो उसके लिए अपनायत रखेंगे। जुबैर भी थोड़े ही अरसे में उसको कबूल कर लेगा। वो उसकी बीवी होगी, और इंसान अपनी बीवी से कितना अरसा मुंह मोड़ कर रह सकता है। इसीलिए तुम उसकी फिक्र ना करो। अम्मा को पता नहीं क्यों जुबैर पर पूरा यकीन था, इसीलिए उन्होंने उसे भी बेफिक्र होने का कह दिया। तो वो क्या कर सकता था? इसीलिए कंधे उचकाकर भाई की शादी की तैयारियां करने लगा। शादी हो गई और खूबसूरत सी सनोबर रुखसत होकर इनके घर आ गई। जो भी देख रहा था वो देखता ही जा रहा था, क्योंकि वो इतनी खूबसूरत थी कि नजरें हटाए नहीं हट रही थी। सास, नंद और बाकी ससुराल वालों का प्यार देखकर उसको यकीन नहीं आ रहा था कि किस्मत उसकी एकदम किस तरह से बदल गई थी। उफ़ अल्लाह, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं इतनी खुशकिस्मत भी हो सकती हूँ। कमरे में बेड की पुष्ट से टेक लगाकर उसने एक तायराना निगाह इस खूबसूरत से कमरे पर डाली और फिर इतरा कर कहा। लेकिन उसे कहाँ मालूम था कि किस्मत ने उसे आजमाने के लिए यहाँ पर भेजा था। मेरी जिंदगी की कहानी भी सिंड्रेला जैसी हो गई कि एक शहजादा मेरी जिंदगी में आ गया और उसने मेरी जिंदगी को मुकम्मल बदल दिया। उसकी जुबैर पर नज़र सरसरी सी पड़ी थी, लेकिन सहेलियों ने उसकी तारीफों में ज़मीन व आसमान के कलाबे मिला दिए थे। तो तब से उसे बगैर देखे ही अपने शौहर से शदीद किस्म की मोहब्बत हो गई थी। वो कमरे में आंखों में ढेरों ख्वाब सजाए बैठी थी और उसकी मुंतज़िर थी। तभी कोई घंटा डेढ़ इंतज़ार करने के बाद वो कमरे में दाखिल हुआ। सफ़ेद रंग की शेरवानी में वो वाकई किसी रियासत का शहजादा लग रहा था। दिल की धड़कनों को उसने कानों में गूंजते हुए सुना। पता नहीं क्यों नजरें जो गई थी और दिल था कि बेकाबू हुआ जा रहा था। सबने उसकी बहुत तारीफें की थी, सो उसे उम्मीद थी कि उसका शौहर भी उसे देखते ही उसके हुस्न की ताब नहीं ला सकेगा और उसकी मोहब्बत में ढेर हो जाएगा। लेकिन उसे क्या मालूम था कि तमाम ख्वाब चकनाचूर होने वाले हैं। वो उसके ऐन सामने आकर बैठा तो सनोबर के हाथ पैर कांपने लगे थे। नजरें उसकी जानिब देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। वो कहते हैं कि आपका महबूब शख्स आपके सामने हो तो नजरें एहतराम में झुक जाती हैं। तो इस वक्त उसका कुछ ऐसा ही हाल हो रहा था। तुम बहुत खूबसूरत हो, बल्कि इससे कहीं ज़्यादा हो जितनी मैंने तुम्हारी तारीफ़ें अम्मा और बाजी से सुनी थी। जुबैर ने उसे देखते हुए कहा तो सनोबर का चेहरा सुर्ख हो गया था। आज से पहले कभी किसी मर्द से उसने अपनी तारीफ़ नहीं सुनी थी और अपने शौहर से ऐसी तारीफ़ सुनना उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। चंद ही लम्हों में उसकी आंखों ने पता नहीं कितने ख्वाब सजा लिए। लेकिन मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत तो बहुत दूर की बात, तुम तो पसंद भी नहीं हो। मैंने ये शादी सिर्फ और सिर्फ अम्मा का दिल रखने के लिए की है। तमाम ख्वाब उसकी आंखों से टूट कर गिर गए थे। वो आंखों में टूटे ख्वाबों की किरचियाँ लिए अजियत से उसे देख रही थी। अभी चंद लम्हे पहले ही तो उसने इसकी बात मानकर आंखों में ख्वाब सजाए थे और वो चंद ही लम्हों में उनको चकनाचूर कर गया। मैं जानता हूँ मेरी बात सुनकर तुम्हें तकलीफ हो रही होगी, लेकिन मैं तुम्हें किसी किस्म की खुशफहमी में नहीं रखना चाहता। जितनी जल्दी इस हकीकत को तस्लीम कर लोगी तुम्हारे लिए आसानी होगी कि मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं।
اس نے یہ کہنے کے بعد ایک ڈبیا اس کی طرف بڑھائی۔ یہ اماں نے تمہارے لیے تحفہ دیا تھا۔ اس نے گویا دل توڑنے کا تحفہ دیا تھا، جبکہ صنوبر نے اس گفٹ کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا تھا، کیونکہ جو تحفہ وہ دے چکا تھا وہی بہت بڑا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ جب اس نے تحفہ لینے کے لیے ہاتھ آگے نہ بڑھایا اور بس یک ٹک اسے دیکھتی رہی تو زبیر نے ناسمجھی سے ابرو اچکاتے ہوئے اس سے پوچھا، میں وجہ جاننا چاہتی ہوں۔ ایک آنسو ٹوٹ کر گال پر گرا اور اس کے ضبط کی توہین کر گیا۔ جس اذیت سے وہ اس وقت گزر رہی تھی کوئی دوسرا انسان نہیں سمجھ سکتا تھا۔ کس چیز کی وجہ؟ وہ پتہ نہیں واقعی میں اتنا معصوم تھا یا انجان بن کر معصومیت کی اداکاری کر رہا تھا۔ اس کی بات سن کر صنوبر نے گہری سانس لی، گویا ایک بار پھر سے اپنے ضبط کو منجمد کیا ہو جو بہتا چلا جا رہا تھا۔ کہ آپ نے اپنی نئی نویلی دلہن کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ میں اس کی وجہ جاننا چاہتی ہوں کہ مجھے رد کرنے کے پیچھے کیا نظریہ ہے۔ وہ ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے سوال کر رہی تھی۔ زبیر نے گہری سانس لی اور نظریں چرا لی۔ تمہیں کچھ نہیں ملے گا جان کر، چھوڑو۔ زبیر اس کو وجہ نہیں بتانا چاہتا تھا۔ دراصل اسے اس لڑکی پر اب ترس آ رہا تھا کہ یہ سب ڈیزرو نہیں کرتی تھی۔ مجھے میرے سوال کا جواب ملے گا، اور میں جاننا چاہتی ہوں کہ ایسی کون سی وجہ ہے کہ آپ نے مجھے رد کر دیا۔ وہ اتنی بہادر ہرگز نہیں تھی، لیکن پتہ نہیں کیسے اس کے اندر اس سے سوال جواب کرنے کی ہمت آ ہی گئی تھی۔ تمہیں جواب سن کر تکلیف ہوگی تو اسی لیے بہتر ہے کہ رہنے دو، سہ نہیں پاؤ گی تم۔ وہ جواب نہیں دینا چاہتا تھا، جبکہ وہ ہر حال میں جواب لے کر رہنا چاہتی تھی۔ آپ کو میری فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر میں آپ کا یوں بری طرح سے رد کرنا برداشت کر سکتی ہوں تو میں اس دنیا میں کچھ بھی سہ سکتی ہوں۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے بہت ہی پختہ لہجے میں کہا تو زبیر نے بے ساختہ اسے دیکھا۔ وہ واقعی اگر اس کی دھتکار کو سہ سکتی تھی تو وہ اس دنیا میں کچھ بھی سہ سکتی تھی۔ میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں اور چاہ کر بھی اسے بھول نہیں پا رہا۔ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن میری اماں نے مجھے بہت مجبور کیا تھا، کیونکہ تم ان کی سہیلی کی بیٹی تھی، تو میں ان کی محبت کے آگے مجبور ہو گیا۔ مجھے امید ہے کہ آئندہ تم مجھ سے کسی قسم کی کوئی توقع نہیں رکھو گی۔ سنجیدگی سے کہہ کر اس کی ذات کے پرخچے اڑا کر وہ وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ وہ ساکت سی اپنی جگہ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مگر پھر بھی اونچی آواز میں نہیں رو رہی تھی، کیونکہ اس سے نہیں پسند تھا کہ کوئی اس کے آنسو دیکھے یا اسے کمزور سمجھے۔ اس کے چہرے پر نئی نویلی دلہنوں والی کوئی خوشی نہیں تھی، سو بغیر کہے ہی اس کی ساس اور نند کو علم ہو گیا تھا کہ اس کی خوبصورتی بھی اس کے شوہر کو قابو نہیں کر سکی۔ ولیمہ وغیرہ ہو گیا تو جس روز اس کی نند نے اپنے گھر جانا تھا تو اسے اماں کے کمرے میں بلایا تاکہ زندگی گزارنے کے کچھ اصول بتا سکے۔ دیکھو، تمہیں یہاں پر ٹپیکل سسرال بالکل نہیں ملے گا، نہ یہاں پر تمہیں ظالم ساس ملے گی اور نہ ہی ظالم نند ملے گی جو تمہارا جینا حرام کرنے کے لیے میکے میں آئے گی، بلکہ یہاں پر تم کو محبت کرنے والی ساس اور محبت کرنے والی نند ملے گی۔ ہماری طرف سے تمہیں مکمل طور پر سپورٹ ملے گی۔ زائدہ باجی نے اسے دیکھتے ہوئے پیار سے کہا تو وہ گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ ٹپیکل سسرال تو نہیں ملا، لیکن ظالم شوہر ضرور مل گیا۔ سسرال محبت کرنے والا مل گیا ہے، خوش قسمتی ہے، مگر جو شوہر نفرت کرنے والا مل گیا وہ بدقسمتی ہے، اور اس وقت بدقسمتی خوش قسمتی پر حاوی ہے۔ وہ ان سے کہہ نہ سکی، بس خاموشی سے ان کو دیکھتی رہی۔ ہم جانتے ہیں کہ زبیر شادی کے لیے رضامند نہیں تھا، لیکن تم بہت خوبصورت ہو اور سب سے بڑھ کر اس کی بیوی ہو، یعنی کہ ایک خوبصورت اور سلیقہ شعار بیوی ہو۔
और सच कहूँ तो इस बात से इनकार नहीं है कि खूबसूरती मर्द को काबू कर सकती है। ज़ाहिदा बाजी ने उसे प्यार से देखते हुए समझाया तो उनकी बात सुनकर उसके लबों पर तल्ख सी मुस्कुराहट बिखर गई। जिस मर्द का दिल पहले ही किसी और के कब्जे में हो तो उसकी बीवी चाहे कितनी ही खूबसूरत क्यों ना हो, चाहे उस जमाने में ज़्यादा खूबसूरत क्यों ना हो, उसे वो कभी नहीं लग सकती, क्योंकि जो उसे खूबसूरत लगती है वो उससे पहले ही मोहब्बत कर चुका होता है। वो उनसे ये बात नहीं करना चाहती थी, इस राज को सीने में ही दबा कर रखना चाहती थी, लेकिन पता नहीं कैसे ज़बान फिसल गई और ये अदा हो गया। और उन माँ बेटी ने हैरानी से एक दूसरे को देखा था कि उनका बेटा ये राज भी नहीं रख सका था, और ना चाहकर भी, बेकसूर होते हुए भी वो उससे शर्मिंदा होने लगी। देखो, हमें मालूम है, मगर हमारी नीयत बिल्कुल साफ थी, और मर्दों को वैसे मोहब्बतें होती रहती हैं, लेकिन अगर तुम समझदारी के साथ चलोगी तो देखना वो थोड़े ही अरसे में तुम्हारे गुण गाने लगेगा। ज़ाहिदा बाजी ने उसे यकीन दिलाया था और उसने भी उनकी बातों पर यकीन कर लिया था, क्योंकि वो अफसानी दुनिया पर बहुत यकीन रखती थी। तो किसी खूबसूरत सी कहानी को जहन में लाते हुए उसने सोच लिया कि जल्द ही वो अपने शौहर का दिल जीतने में कामयाब हो जाएगी। फ़ोन उसके पास मौजूद था और वो नेट पर यही सर्च करती रहती कि शौहर का दिल कैसे जीता जाए। उसकी अपनी कोई ज़िंदगी नहीं रही थी, वो हर वक्त अपने शौहर का दिल जीतने के बारे में सोचती रहती, लेकिन उस पत्थर दिल इंसान का दिल वो नहीं जीत पाई थी, क्योंकि वो सच्ची तो कहती थी कि उसका दिल पहले ही किसी और के कब्जे में था। तो वो क्या जीत पाती? जो पहले ही कैद हो उसको दोबारा कैद करना मुमकिन नहीं होता। वो रोज़ाना उसके लिए सच संवर कर जाती और फिर उसके लिए तैयार होती, खाने बनाती, मगर ज़ुबैर का दिल उसकी तरफ माइल ना हो सका। फिर एक दिन की बात है कि जब वो कमरे में आया तो वो आज पहली बार सजने संवरने की बजाय सोफे पर बेसुध बैठी हुई थी। वो कमरे में आया था तो सनोबर ने उसकी तरफ देखा भी नहीं था। ज़ुबैर को आदत हो गई थी उसको रोज़ाना सजे सवरे देखने की, और दिल ही दिल में वो अब इसे सराहने लगा था, लेकिन मर्दाना अना थी कि उसे कहने की हिम्मत नहीं दे रही थी। वो चंद सानिये जानबूझकर खटपट करता रहा कि वो इसकी मौजूदगी को नोटिस में लाएगी, लेकिन वो अपनी ही सोचों में बैठी हुई थी। क्या हुआ है? कोई मर गया है क्या? जब वो कुछ ना बोली और उसकी तरफ देखा तक नहीं तो ज़ुबैर से कहे बगैर रहा ना गया। क्या हुआ है? ऐसी उजड़ी हालत में क्यों बैठी हुई हो? इसे खामोश देखकर ज़ुबैर उसके सामने बैठा और हैरानी से देखते पूछा। उजड़ तो मैं उसी रोज़ गई थी जब आपने मुझे रद्द किया था। बस रोज़ किसी ताज़ा कब्र की तरह उन पर फूल डाल देती थी, और आज हिम्मत जवाब दे गई है। उसे अपनी अजियत भरे लहजे में कहते हुए ज़ुबैर को भी हैरान और परेशान कर दिया था, बल्कि मलाल में मुब्तला कर दिया था, शर्मिंदा कर दिया था। क्यों जवाब दे गई है? ज़ुबैर पता नहीं क्या जानना चाहता था। सनोबर ने जिस तरह उसे देखा तो उसका दिल अंदर तक कट गया। यार क्या हुआ है? कुछ तो बोलो। क्यों थक गई हो? बताओ। पता नहीं क्यों वो उसका थकना बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। जब आप किसी पौधे को बहुत मोहब्बत से पानी डालते हैं, उसकी परवाह करते हैं, उसकी फ़िक्र करते हैं, और फिर आपको एक रोज़ इल्म होता है कि उस पौधे को पानी की ज़रूरत नहीं थी, उस परवाह की ज़रूरत नहीं थी, तो फिर शदीद दुख होता है कि आपकी इतनी मोहब्बत ने भी उस पर कोई फ़र्क नहीं डाला। फिर आप थक जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं, क्योंकि इंसान के पास मंजिल का पता ना हो तो वो चल चल कर थक जाता है। जब आपकी मोहब्बत रायगां चली जाए तो उससे बढ़कर और क्या तकलीफ़ होगी। आपकी हर कोशिश बेकार चली जाए, उससे बढ़कर और कोई अजियतनाक लम्हा होता है। उसकी आंखों में आंसू आ गए, और फिर भी वो उसकी तरफ देखते हुए पूछ रही थी। तो ज़ुबैर कितनी ही देर उसे खामोशी से देखता रहा। हो सकता है कि ये सब रायगा ना गया हो सकता है
कि ये सब समरावर साबित हो गया हो सकता है कि तुम्हारे मोहब्बत करने के अंदाज से ही किसी पत्थर दिल इंसान को मोहब्बत हो गई हो। जुबैर ने इस कदर खूबसूरत एतराफ़ किया था कि वो बेयकीनी से इसे देख रही थी। हाँ सनोबर, कुछ भी रायगा नहीं गया। मुझे तुमसे नहीं मगर तुम्हारे मोहब्बत करने के अंदाज से मोहब्बत ज़रूर हो गई है। तुम जब मेरे लिए सजती संवरती हो तो मुझे ये दुनिया बहुत अच्छी लगती है। इसीलिए जाओ, जाकर मेरे लिए सबर कराओ। आज हमारी नई जिंदगी की शुरुआत का पहला दिन है। उसने जिस तरह कहा तो वो खुशी से रोने लगी। जिंदगी खूबसूरती से गुजर रही थी। तकरीबन 4 से 5 महीने गुजर गए थे। सब घर वाले बहुत खुश थे कि चलो अच्छा है कि उसने इस हकीकत को कबूल कर लिया था। फिर एक रोज़ वो घर आया और जल्दी से सनोबर को कमरे में बुलाया। एक रोज़ तुमने कहा था ना कि मैं तुमसे जान भी मांगूं तो तुम उससे इतनी ही मोहब्बत करती हो कि जान भी दे दोगी। जुबैर ने जिस तरह कहा तो सनोबर ने उसे हैरानी से देखा और इकरार करते हुए कहा, जी जुबैर, मैं आज भी अपनी बात पर कायम हूँ। क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? वो उसके कंधे पर हाथ रखते हुए मोहब्बत से बोली, शम्सा से मेरी मुलाकात हुई है आज ही, और मुझे इल्म हुआ कि उसके शौहर ने उसे तलाक दे दी है। मैंने उसके लिए खुद को बहुत तड़पाया है। तुम जानती हो कि मुझे उससे कितनी ज़्यादा मोहब्बत है और अब मैं मज़ीद तड़प नहीं सकता। और मुझे मालूम है कि वो मुझसे शादी सिर्फ इसी शर्त पर करेगी कि अगर मेरी ज़िंदगी में कोई दूसरी औरत ना हो। यानी मैंने उसे शादी की पेशकश की तो उसने कहा कि अगर मेरी ज़िंदगी में तुम ना होती तो वो मुझे कबूल कर लेती। तो मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में अब मज़ीद नहीं रख सकता। मैं मानता हूँ मैं तुम्हारे साथ गलत कर रहा हूँ, लेकिन प्लीज़, मैं शम्सा के बग़ैर नहीं रह सकता और मुझे ज़िंदगी में शायद दोबारा कभी उससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। इसलिए तुम मुझे माफ़ कर देना क्योंकि मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ। उसने एक ही सांस में अपनी बात को मुकम्मल किया और फिर एक गहरी सांस ली और सनोबर की तरफ देखा, जो पत्थर का बुत बनी बेयकीनी से उसे देख रही थी कि जैसे उसे अभी तक उसकी बातों की समझ ना आई हो कि वो क्या कह रहा है। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, उसने किस कदर आसानी से कह दिया था, जबकि वो गिरने के अंदाज में सोफे पर बैठी। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। पता नहीं क्यों उसे भी तकलीफ हो रही थी ये बात कहते हुए। मुझे माफ़ कर देना सनोबर, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, लेकिन मेरी मजबूरी है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ और मुझे दुख भी हो रहा है। वो कितना अजीब शख्स था कि छोड़ना नहीं चाहता था लेकिन छोड़ रहा था। मैं तुम्हें पूरे होशो हवास में तलाक देता हूँ। उसने चंद ही लम्हों में अपनी सारी जिंदगी की खुशियों को बर्बाद कर दिया था। जब सब घर वालों को इल्म हुआ तो उन पर एक कयामत टूट गई। जब बात मालूम हुई तो अम्मा ने एक जोरदार थप्पड़ जुबैर के मुंह पर मारा, लेकिन इस थप्पड़ ने जुबैर को होश तो दिला दिया था, लेकिन बहुत देर हो गई थी। शम्सा के घर वालों को जब इल्म हुआ तो उन्होंने कहा कि अगर हमने इससे शादी करनी होती तो हम पहले ही कर देते, लेकिन हमने नहीं करनी क्योंकि इसके हक में इस्तिखारा एक बार भी ठीक नहीं आया, तो हम कभी भी ये रिस्क नहीं ले सकते। मैंने तुम्हारे लिए अपनी बीवी को छोड़ा है, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो। जुबैर ने शम्सा को कॉल करके तड़प कर कहा, तुम दुनिया के इंतहाई बेवकूफ़ इंसान हो। मैंने तुम्हें रिजेक्ट किया था ये बात कहकर। मुझे क्या मालूम था कि तुम इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कर दोगे। देखो, एक बात कहूँगी कि जो मर्द इस कदर अहमक हो कि वो अपनी बीवी को मोहब्बत के लिए छोड़ दे, तो मैं उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करूँगी, क्योंकि मोहब्बत कशिश होती है और वो कशिश कल किसी और से भी हो सकती है, और मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। फिर उसने लाख मिन्नतें की, लाख तरले किए, मगर शम्सा ने दोबारा उसका फ़ोन कभी नहीं उठाया और उसको भी एहसास हो गया कि उसने किस कदर बड़ी गलती कर दी है, सनोबर जैसी नेक और अच्छी बीवी को छोड़कर।
फिर अब एक आखिरी हल रह गया था। वो अम्मा और बहन के आगे रोया कि उससे गलती हो गई है और वो सनोबर से दोबारा शादी करना चाहता है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, मुझे नहीं मालूम मुझे क्या हो गया था। मुझे लगता है शैतान ने मुझे वरगलाया था। मैं सनोबर के बगैर मर जाऊंगा, इसीलिए प्लीज़ कुछ भी करके मेरी उससे शादी करवा दें। सनोबर की तो अपनी कोई राय नहीं रह गई थी। वो वैसे भी उससे मोहब्बत करती थी। तो जब उसके सामने ये केस रखा गया कि अगर हलाला के बाद उसकी दोबारा शादी कर दी जाए तो ये बहुत अच्छा होगा, लेकिन हलाला के लिए कौन राज़ी होगा? अम्मा ने फिक्रमंदी से उसे देखा। देखें, हम किसी और से नहीं कह सकते, और वैसे भी बाहर किसी को नहीं इल्म कि तलाक हो गई है। अगर मालूम हो गया तो बहुत बदनामी हो जाएगी। तो बेहतर है कि हम जावेद को फोर्स करके शादी करवा देते हैं और कुछ अरसे बाद उन दोनों के दरमियान थोड़ी गलत फहमियाँ वगैरह क्रिएट करेंगे। तो जावेद जज्बाती लड़का है, वो फ़ौरन इसको तलाक दे देगा और यूं इसकी शादी दोबारा भाई से कर दी जाएगी। सनोबर को इस बात पर शदीद एतराज़ था, लेकिन उसे ये भी मालूम था कि उसकी राय को कोई अहमियत नहीं दी जाएगी। इसीलिए उसने चुप करके खामोशी को लबों का लिबास बना लिया। जब जावेद को फोर्स करने की बारी आई तो वो इस बात के लिए बिल्कुल रजामंद नहीं था, लेकिन अम्मा ने उसे किसी न किसी तरह राज़ी कर लिया। यकीनन उसे बहुत ज़्यादा वास्ते दिए गए, वरना इतनी जल्दी वो इस बात के लिए रजामंद नहीं हो सकता था। और सनोबर अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा बेचैन हो गई थी, क्योंकि उसे मालूम था कि जो भी था सबसे ज़्यादा गलत जावेद के साथ हो रहा था, क्योंकि उसे नहीं मालूम था कि उसके घर वाले मिलकर उसे धोखा दे रहे थे। और ज़ुबैर का इन दिनों वीज़ा आ गया था तो वो दुबई चला गया। 5 महीनों से जावेद ने इस शादी को ज़बरदस्ती चलाया था। वो हकीकत नहीं जानता था, इसीलिए उसने हर मुमकिन कोशिश की थी कि वो सनोबर का ख्याल रखे और उसे बीवी का दर्जा दे, मगर सनोबर इस बात के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं थी, क्योंकि वो सारी हकीकत जानती थी। हाँ सनोबर, बताओ, कहाँ खो गई? वो जो उसे कुछ बताने लगी थी तो इसी दौरान जावेद की अहम कॉल आ गई। तो वो बाहर चला गया और वापस आया तो वो किसी गहरी सोच में गुम थी। उसके 2 बार कहने पर भी उसकी सोच का रुख ना टूटा तो जावेद ने फिर पूछा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई तो दोनों चौंक गए। अम्मा ने उन दोनों को बाहर आने का कहा था। जब दोनों बाहर आए तो ज़ुबैर आया हुआ था। सनोबर को लगा जैसे सारे किए कराए पर पानी फिर गया हो। उसने यही सोचा था कि वो उसके बाहर से आने से पहले ही इसे सच बता देगी, जावेद को बताएगी कि वो उसके साथ ही रहना चाहती है, वो वापस ज़ुबैर की तरफ नहीं जाना चाहती। ज़ुबैर काफ़ी खुश लग रहा था और जावेद ने भी उससे अच्छे से बात की थी। जो भी था वो इसका भाई था। देखो जावेद, मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। मैं मानता हूँ यह हकीकत जानकर तुम्हें बहुत दुख होगा, लेकिन ये बताना ज़रूरी है कि हमने तुम्हारी शादी सनोबर के साथ धोखे से कराई थी। और फिर चंद ही लम्हों में ज़ुबैर ने सारी हकीकत बता दी। तो जावेद सर पकड़ कर बैठा हुआ था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि घर वालों ने उसे इतना बड़ा धोखा दिया था। वो भागकर वापस अपने कमरे में चला गया और कमरा बंद कर लिया। सनोबर ने बहुत कोशिश की थी कि वो दरवाज़ा खोले और वो उसे हकीकत बताए और बताए कि वो यही सच कब से बताना चाह रही थी, लेकिन किस्मत तो कुछ और ही तय करके बैठी हुई थी। क्या हो गया? तुम्हें खुश होना चाहिए और तुम यहाँ बैठकर रो रही हो। ज़ुबैर को उसकी कुछ समझ नहीं आ रही थी। वो कमरे के बाहर बैठी हुई रो रही थी। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। आपने हमेशा मुझे एक ऑप्शन की तरह इस्तेमाल किया। आपने जो भी फैसला किया वो आपका यकतरफा फैसला था और मेरी मजबूरी थी कि मुझे खामोश रहना पड़ा था। लेकिन याद रखें, अब मैं मज़ीद खामोश नहीं रहूँगी और आपके हाथों से कठपुतली नहीं बनूंगी। मज़ीद अपनी ज़ात की तज़लील आपसे नहीं कराऊंगी। मुझे आपसे मोहब्बत नहीं हुई थी,
मैं आपकी इज्जत करती थी और शौहर होने के नाते आपको बहुत मान दिया था, मगर आपने उसकी कदर नहीं की और अब मैं दोबारा आपकी तरफ कभी पलट कर नहीं आऊँगी। मैं पहले भी अपने शौहर के साथ मुखलिस थी और अब मैं अपने शौहर के साथ मुखलिस हूँ। मैं जावेद से मोहब्बत करती हूँ और मैं उसी के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ और उसको आज ये सब बताना चाहती थी, मगर अचानक आपने ये सब करके ख़राब कर दिया। वो रोते हुए कह रही थी, लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, ज़ुबैर ने बरहमी से कहा। मगर मैं जावेद से मोहब्बत करती हूँ, अपने शौहर से मोहब्बत करती हूँ, वो चिल्लाई थी। और जावेद सच जान चुका है और वो तुम्हें दोबारा कभी माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि उसका अगर कोई एक बार एतबार तोड़ दे तो वो दोबारा उस पर कभी एतबार नहीं कर सकता। इसीलिए हम सब ने ये किया था। बेहतर है कि ऐसी बातें मत करो कि कल तुम्हें मुझसे माफ़ी ना मांगनी पड़े, क्योंकि अब वो तुम पर एतबार नहीं करेगा। ज़ुबैर उस पर हंसते हुए कह रहा था और वो दुख से इसे देख रही थी। तभी दरवाज़ा खुला। जावेद कमरे से बाहर निकला तो ज़ुबैर उसे दिलचस्प नज़रों से, जबकि सनोबर उसे डरते हुए देख रही थी कि कहीं उन दोनों को साथ खड़ा देखकर वो गलतफहमी का शिकार ना हो जाए। लेकिन वो सारी बातें सुन चुका था। ठीक कहा आपने कि कोई मेरा एक बार एतबार तोड़ दे तो मैं दोबारा उस पर कभी एतबार नहीं कर सकता, लेकिन मेरा एतबार मेरी बीवी ने नहीं, मेरी माँ, बहन और भाई ने तोड़ा है। तो मैं यकीन सिर्फ इन तीनों पर नहीं करूँगा, लेकिन अपनी बीवी पर पूरा यकीन करूँगा। ये कहकर उसने सनोबर का हाथ थामा और कमरे में चला गया, जबकि ज़ुबैर पीछे देखता रह गया। ये देख रही हैं आप, इसे कहें कि सनोबर को छोड़े। उसने माँ की तरफ देखा। बेटा, तुम पहले छोड़ चुके हो और वो पकड़ चुका है, इसलिए अब इस पकड़ दकड़ से निकल आओ और उनको उनकी ज़िंदगी जीने दो, क्योंकि अगर उसे छोड़ भी दे तो लड़की तुम्हारी कभी नहीं हो सकेगी। इसीलिए तो कहा था कि वक्त से माजी से निकल आना चाहिए, वरना इंसान को सिर्फ खसारे ही मिलते हैं। अभी भी इन सब से जल्द बाहर निकल आओ और माजी का पीछा छोड़ दो, वरना नए हंसारे तुम्हारे मुंतज़िर होंगे। हमसे जितना हो सका हमने तुम्हारा साथ दिया, लेकिन अब हमसे कोई उम्मीद मत रखना। अम्मा ने बस इतना कहा और वहाँ से चली गई, जबकि वो दीवार के साथ गिरने के अंदाज में बैठता चला गया और हाथ अपने होंठों पर रखकर अपने अंदर उठने वाली कयामत से लड़ने लगा। आंखों से आंसू जारी थे और पछतावे ने उसे पल भर में बूढ़ा कर दिया, जबकि अंदर वो दोनों मुस्कुराकर एक दूसरे को देखते जिंदगी की शुरुआत कर चुके थे और वो फिर से माजी का हिस्सा बन गया था। जो वक्त पर माजी को नहीं छोड़ता, फिर माजी उसे कहीं का नहीं छोड़ता। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।